बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जो पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, उनसे मेरे अनेक वीडियोस के माध्यम से जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें हमने पाश्चात्य दर्शन जगत में दार्शनिक विचार के प्रारंभ से लेकर के और स्कॉलस्टिक पीरियड तक जो सिलेबस का हिस्सा है उसके ऊपर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। पिछले वीडियोस तक मैंने आपको स्कॉलस्टिक थिंकर एक्विनास के दार्शनिक विचारों के संबंध में, उसके विषय में कुछ मैंने आपसे बातचीत की। मैं समझता हूँ कि अभी तक की जो दर्शन शास्त्र में विचार यात्रा रही है सिलेबस के अनुरूप, उसको छात्रों ने ठीक तरीके से मेरे वीडियोस को सुना होगा, स्लाइड्स को देखा होगा, या जो मैंने उनको पीपीटीज और पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाए हैं उन्हें उन्होंने देख करके अध्ययन में कुछ गति पाई होगी। और फिर भी यदि आपके पास में ऐसी कोई समस्या, कोई जिज्ञासा रहती है, तो मेरा बार बार ये आग्रह रहता है कि आप जो मेरी स्लाइड्स पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसमें, या मेरे जो वीडियोस हैं उसमें मेरा पता रहता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलॉसफी। मेरा फ़ोन नंबर 7665203013। स्कॉलस्टिसिज्म की चर्चा कर लेने के बाद में हमारे पाठ्यक्रम का अगला हिस्सा है यूरोपियन बुद्धिवाद, या जिसको हम रैशनलिज्म कहते हैं। रैशनलिज्म क्या चीज है, और क्या केवल वही लोग रैशनल हैं जिनको कि रैशनलिस्ट के नाम से या रैशनलिज्म के अंतर्गत रखा गया है? ये अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है। हम जब ग्रीक फिलोसोफर्स की बात कर रहे थे, प्लेटो की बात हमने की, या सोक्रेटिस की बात हमने की, और सोक्रेटिस के बाद प्लेटो, और प्लेटो के बाद में अरिस्टोटल, ऐसा नहीं है कि ये विचारक बुद्धिवादी विचारक नहीं है, लेकिन दर्शन के इतिहास की अन्य इतिहासों के तरीके से ये विशेषता है कि ये दौर के रिप्रेजेंटेटिव दार्शनिकों के अनुरूप दौर का नामकरण करने की एक परंपरा सी है। तो हम ये देखते हैं कि रैशनलिज्म में आपके सिलेबस के अनुरूप जो तीन प्रमुखतम दार्शनिक हैं, और दुनिया के ये तीन प्रमुखतम दार्शनिक हैं, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज। इन तीन दार्शनिकों के विचारों का संक्षिप्त अध्ययन हम प्रथम वर्ष में रैशनलिज्म के नाम पर करते हैं। ये रैशनलिज्म क्या चीज है? रैशनलिज्म के बारे में विषय में हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरीली ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल टर्म है। मूल रूप में यह एक ज्ञान मीमांसीय शब्द है। और रैशनलिज्म का अर्थ क्या है? देखिए, हम जब ज्ञान के स्रोत की बात करते हैं विशेष तौर पर, तब हम रैशनलिज्म की बात करते हैं। इसके अपने मेटाफिजिकल इंप्लीकेशंस भी होते हैं, है ना? इसके अपने तत्व मीमांसीय निहितार्थ भी होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम, मान लीजिए हमसे यह पूछा जाए कि बुद्धिवाद को परिभाषित कीजिए, तो हम ये कहेंगे ऐसा ज्ञान मीमांसीय दार्शनिक मत जिसके अनुरूप समस्त ज्ञान का वैध स्रोत केवल मात्र बुद्धि है, या केवल बुद्धि ही ज्ञान का वैध एवं अंतिम स्रोत है। कैसा है? वैलिड भी है और अल्टीमेट भी है। ऐसा नहीं है कि जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम खासतौर से जब कांट पढ़ेंगे तो उसमें जाकर के देखेंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धिवाद ये नहीं कह रहा है कि इसमें अनुभव का कोई रोल नहीं होता, या इसमें इंट्यूशन का कोई रोल नहीं होता। वो केवल ये कह रहा है कि ज्ञान का अंततोगत्वा, फाइनल सोर्स जो है, अल्टीमेटली ऑल नॉलेज इज बेस्ड अपॉन या अराइजेस थ्रू रीजन। ज्ञान का उदय या ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि से होता है। ये बुद्धिवाद का एक की प्रमुख स्थापना है। और इसके विपरीत हम ये देखेंगे कि जब हम बुद्धिवाद के बाद में जाकर के अनुभववाद पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हमको यही बात, यही दावा अनुभववाद के विषय में किया जाता प्राप्त होगा। बहरहाल, जो यूरोपियन रैशनलिज्म है, ये एक प्रकार से रेनेसां की क्रिटिकल इंक्वायरी की देन भी है।
रेनेसां की क्रिटिकल इंक्वायरी की देन होने का मतलब यानी कि ये पुनर्जागरण काल के आलोचनात्मक चिंतन का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब इतिहास के विद्यार्थी तो पुनर्जागरण काल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दर्शन के विद्यार्थी जो इतिहास के माध्यम से इस बात को नहीं जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में जैसा सोक्रेटिस के समय, सोफिस्ट्स के बाद में युग ने, विचार के युग ने करवट ली थी, वैसा ही जो यूरोप है पूरा का पूरा वो अंधविश्वासों में ग्रसित हो गया था और मठाधीशों का अत्यधिक बोलबाला हो गया था, और जो सहज बुद्धि की बातें हैं, जिज्ञासाएं हैं, इवन कॉमन सेंस को बहुत ज्यादा हद तक धर्म के अधीन बाधित करने की कोशिश की गई थी। मनुष्य की सामान्य जिज्ञासा का दमन किया गया, प्रश्न उठाने से रोका गया या उन प्रश्नों पर चर्चा अवॉइड की गई और केवल धार्मिक विश्वासों को उनके ऊपर आरोपित किया गया। बहुत लंबे समय तक ये मौका वहां पे जन सामान्य के पास में नहीं था। धीरे से रेनेसां के दौरान एक आंदोलन, इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि चेतना दोबारा उन्मुख होती है बौद्धिक जिज्ञासा की तरफ। ये एक प्रमुख लक्षण है पाश्चात्य जगत में रेनेसां का। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि बहुत से विचारक हैं जो दार्शनिक मान्यताओं को अधिक प्रायिकता देते हैं धार्मिक विश्वासों के ऊपर, और धार्मिक विश्वासों से उनको कोई ऐसा परेशानी नहीं है। धार्मिक विश्वासों के नाम पर जितना अंधविश्वास घुस गया है, जितना बौद्धिकता का दमन होने लगा है, उसके विपरीत एक स्वर उठता हुआ नजर आता है हर क्षेत्र में, केवल दर्शन के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। और इसके फलस्वरूप दर्शन में भी करवटें आती हैं, बदलाव आते हैं, और इसका प्रतिनिधि बनता है रैशनलिस्ट फिलॉसफी, जिसको हम बुद्धिवाद कहते हैं। बुद्धिवाद की जो मॉडर्न फिलॉसफी, इसको रेनेसां के बाद का जो युग आता है यूरोप में, हम उसको मॉडर्न एज कहते हैं, आधुनिक युग या आधुनिक काल कहते हैं। कब आ रहा है ये? 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी से आना शुरू हो गया। 13वीं शताब्दी में तो खासतौर से इरास्मस की बात हम करते हैं, पेट्रियार्क की बात हम करते हैं, वो बहुत सारी लंबी इतिहास की बातें, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हम दार्शनिकों की बात करें तो दार्शनिक तो थोड़ा सा बाद में हमको इसमें प्रवृत्त होते हुए नजर आते हैं। प्रमुख बात क्या है कि ये विज्ञान की नई खोजों से और पृथ्वी पर होने वाली नई खोजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे ऐसे नए सत्य उद्घाटित होने शुरू हुए हैं, मनुष्य की संज्ञान में आए, डिस्कवरी में आए या उसके ज्ञान का हिस्सा बने, कि अब उनको टालना संभव नहीं है। उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे चर्च आड़े आए, चाहे पादरी जी उसके आड़े आए, चाहे हमारे अंधविश्वास उसके आड़े आए। तो यहां पर हमको एक जिसको कहना चाहिए कि इंटरफेस नजर आता है, और जहां पर विज्ञान अपने आप को धीरे धीरे स्थापित करना शुरू करता है। धार्मिक अंधविश्वासों को स्थान खाली करना पड़ता है हमारे विश्वासों के क्षेत्र में। कैसे हो रहा है? दो बातें हो रही हैं कि एक तो विज्ञान का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और विज्ञान में भी सर्वाधिक गणित का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि हमने प्लेटो में भी देखा था ना कि गणित खास तौर से हमारे को एब्स्ट्रैक्शन की ओर और इसेंसेस की ओर ले जाता है, सामान्यों की ओर ले जाता है, उस सामान्य सत्य, उस सार की ओर ले जाता है, उस एब्स्ट्रैक्शन की ओर ले जाता है, जो कि जिससे कि समस्त विशेष परिभाषित तो होते हैं, लेकिन जो विशेषों में रिड्यूस नहीं होता, उनके अंदर अवशोषित नहीं हो जाता, उनसे अलग एक अपनी पहचान रखता है, जिसको मैं मेटाफिजिकल इंप्लीकेशंस की बात कर रहा था कि यूनिवर्सल्स की बात आएगी, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। लेकिन विज्ञान का प्रभाव है, गणित का प्रभाव है। गणित के प्रभाव का मतलब क्या है कि क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। डेकार्ट ने कहा कि जो वास्तविक ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? वो एब्सोल्युटली क्लियर और एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट है। सुभिन्न और सुस्पष्ट, अस्पष्टताओं के लिए अब स्थान नहीं है।
बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि अनक्लियर ज्ञान के लिए कोई अस्पष्ट ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। यदि विचारों को ज्ञान की श्रेणी में क्वालिफाई करना है, यदि अपने आप को उन्हें ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना है, तो विचारों को सुभिन्न भी होना पड़ेगा। जैसे गणित में कोई भी दो संख्याएं आपस में घालमेल नहीं करती हैं। 3 होता है, 3.1 3.1 होता है, 3.2 3.3 होता है, और 3 और 4 4 होता है। आप 4 और 3 को कंफ्यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से दर्शन में यह प्रभाव आना शुरू हुआ बुद्धि का कि आप अपने विचारों को सुभिन्न भी रखिए और सुस्पष्ट भी रखिए। इससे फायदा यह होगा कि आपके ऐसे बहुत सारे जो आस्था मूलक पदावलियां हैं वो अपने आप दर्शन में बुद्धि के लिए स्थान खाली करती चली जाएंगी। तो बुद्धिवाद का प्रारंभ, हम ये कहें एक तरीके से मॉडर्न बुद्धिवाद का, मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे पहले बुद्धिवादी दार्शनिक नहीं थे या उन्होंने बुद्धि का उपयोग नहीं किया या उसके बाद में बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ। एम्पिरिसिज्म की बात हम करेंगे, एम्पिरिसिज्म भी उसी युग का हिस्सा है। लेकिन जो अनुभववादी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुद्धि का उपयोग नहीं करते, या बुद्धिवादी जो हैं ऐसा नहीं है कि वो अनुभव का उपयोग नहीं करते। ज्ञान के लिए कांट ने हमको आगे चल करके बहुत स्पष्ट तरीके से बताया भी कि ये दोनों ही आवश्यक हैं। भेद कहां आ रहा है? जो ज्ञान के मूल स्रोत को बुद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं वो बुद्धिवादी होते हैं। ऐसे ही 3 प्रमुख बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन हम हमारे आने वाले वीडियोस में शनै शनै करेंगे। इस लेक्चर में, इस इंट्रोडक्शन के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे संवाद अवश्य स्थापित करें। थैंक यू वेरी मच।